दिव्या ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस छोटे भाई को पढ़ा लिखाकर उसने अफसर की कुर्सी तक पहुंचाया है, एक अच्छे परिवार में शादी करवाकर जिसकी गृहस्थी बसाई है, वही भाई उसके साथ ऐसा बर्ताव करेगा। दिव्या ने नया फ्लैट खरीदने के लिए 1.5 लाख रुपये देने से ही तो इनकार किया था। उसने तब अपने भाई को समझाया भी था कि हमारा यह पुश्तैनी मकान है, अच्छे इलाके में है, 2 परिवार इसमें आराम से रह सकते हैं, इतनी जगह है इसमें। तब उसके भाई नवीन ने बड़ी बहन के प्रति आदर भाव को तार तार करते हुए कह डाला, दीदी, माँ और बाबूजी के साथ ही इस पुराने मकान की रौनक भी चली गई है। अब यह पलस्तर उखड़ा मकान हमें काटने को दौड़ता है। मोनिका तो यहाँ एक दिन भी नहीं रहना चाहती। मायके में मोनिका शानदार मकान में रहती थी। कहती है कि इस खंडहर में रहना पड़ेगा। उसको यह शादी के पहले मालूम होता तो वह मुझसे शादी भी नहीं करती। वह सोते जागते हमेशा नया फ्लैट खरीदने का रट लगाए रहती है। आखिर मैं उसके तगाजे को कब तक अनसुना करूं? दिव्या ने नवीन को बहुत तेरा समझाया था कि छोटी बहन नमिता की शादी महीने 2 महीने में ही करनी है। अगर जमा पूंजी फ्लैट खरीदने में निकल गई तो उसकी शादी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? उसका तो जीपीएफ अकाउंट भी खाली हो चुका है। नवीन उस दिन बहुत उखड़ा हुआ था। आओ देखा न ताओ बोल पड़ा, यह आपकी चिंता है दीदी, मैं इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। नमिता की शादी करना आपकी जिम्मेदारी है, उसको आप कैसे निभाएंगी यह आप जाने। दिव्या आश्चर्य से छोटे भाई का मुंह देखने लगी। नवीन इस तरह की बातें करेगा उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था। वह बिफर उठी थी। तुम नमिता के बड़े भाई हो, इस परिवार के एकमात्र पुरुष हो, इस तरह अपनी जिम्मेदारी से पिंड कैसे छुड़ा सकते हो तुम? नवीन ने कहा, देखो दीदी, अब मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। सच बात तो यह है कि जिम्मेदारी जिसको सौंपी जाती है वही उसको निभाने के लिए पाबंद होता है। आप परिवार में सबसे बड़ी हैं। नवीन ने आज अपने मन की सारी भड़ास निकालने का फैसला कर ही लिया था। बोला, बाबूजी ने अंतिम समय हम लोगों की सार संभाल की सारी जिम्मेदारी आपको सौंपी थी और आपने तब भी उनसे वादा किया था कि आप अपनी इस जिम्मेदारी को निभाएंगी। यह कहकर तो नवीन ने दिव्या के मुंह पर ताला ही लगा दिया था। कुछ कहने समझाने का उसने कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी। वह चुपचाप ड्राइंग रूम से उठकर अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर पड़ गई। दिव्या का दिमाग पुरानी स्मृतियों के झंझावतों से भर उठा। बीती घटनाएं फिल्म के दृश्यों की तरह एक के बाद एक उसके स्मृति पटल पर उभरने लगी। जब थोड़ी सी बीमारी के बाद उसकी माँ की मृत्यु हुई, वह बीए फाइनल में थी। मेरिट में आने का मंसूबा बांधे बैठी थी। वह परिवार की सबसे बड़ी संतान और लड़की होने से घर की देखभाल का जिम्मा न जाने कब उसके कमजोर कंधों पर आ पड़ा। वह तो कुछ समझ ही नहीं पाई। घर की गाड़ी के पहिए उसको धुरी मानकर घूमने लगे। मेरी समझदार बेटी दिव्या सब संभाल लेगी। बाहर भीतर सब तरफ यह घोषणा करके पिताजी ने तो घर की सारी जिम्मेदारियों से खुद को जैसे बरी कर ही लिया था। दिव्या 3 भाई बहन है। दिव्या से छोटा भाई नवीन है और नवीन से छोटी नमिता। नवीन को पढ़ने और दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने और बाकी समय में क्रिकेट खेलने से फुर्सत ही नहीं मिलता था। नमिता तो परिवार की लाडली होने का पूरा पूरा फायदा उठाती रही। कभी मूड होता तो घर के काम में दिव्या का हाथ बटाती, वरना सहेली और कॉलेज की पढ़ाई में ही अपने को व्यस्त रखती। दिव्या जानती थी कि नमिता को आखिर एक दिन पराए घर जाना है। घर के रोजमर्रा के काम में भी वह रुचि ले, ऐसी कोशिश दिव्या करती रहती थी। पर नमिता यह कहकर उस पर पानी फेर देती थी कि अभी तो मुझे माफ़ करना, आप अपने राज में आज़ाद पंछी की जिंदगी जी लेने दो दीदी। जब ससुराल पहुंचूंगी तो सब सीख ही लूंगी। समय अपने आप सब कुछ सिखा देता है। आप आज घर को जिस कुशलता के साथ संभाल रही हैं, वह भी तो समय की ज़रूरत ने ही आपको सिखाया है दीदी। दिव्या ने इसके बाद तो किसी से शिकवा शिकायत करना ही छोड़ दिया था। प्रथम श्रेणी में बीए करने के बाद वह समाज शास्त्र में एमए करके पीएचडी करना चाहती थी, पर सोचा हुआ सब कहाँ हो पाता है।
पिताजी ने घर की जिम्मेदारियों का वास्ता देकर बीए करने के बाद उसे घर पे ही बैठा लिया था। बेचारी मन महसूस कर रह गई थी। एक दिन भयानक हादसा हुआ। दौरे से लौटते समय एक सड़क दुर्घटना में उसके पिता इन 3 भाई बहनों को अनाथ करके संसार से विदा हो गए। दिव्या पर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। तब कुल 25 वर्ष की थी उसकी उम्र। पिता के दफ्तर वालों ने बड़ी मदद की। उसको पिता के दफ्तर में ही क्लर्क की नौकरी दे दी। जैसे तैसे परिवार की गाड़ी चलने लगी। कई बार पैसे की तंगी उसका रास्ता रोककर खड़ी हुई, पर दिव्या ने अपने भाई नवीन और बहन नमिता को यह एहसास तक होने नहीं दिया कि वे अनाथ हैं। उनकी पढ़ाई बदस्तूर चलती रही। नवीन पढ़ने में होशियार था। उसने प्रथम श्रेणी में बीए की परीक्षा पास की और खंड विकास अधिकारी के पद पर नौकरी पाने में भी सफल रहा। एक दिन दिव्या के मन में आया कि अब नवीन की शादी कर दे। बहू के आने पर घर के काम में दिन रात खटने से उसको भी कुछ राहत मिल जाएगी। उसने लड़की तलाशनी शुरू की। छोटे मामा जी की मदद से नवीन की शादी बड़े अफसर की बेटी मोनिका के साथ हो गई। दिव्या ने मोनिका को ले जाकर जो आशाएं मन में पाल रखी थी, वे कुछ महीने बीतते बीतते मिट्टी में मिल गई। बड़े बाप की बेटी ने ससुराल में ऐसा रंग दिखाया कि दिव्या को घर के काम में उसकी तरफ से किसी भी तरह की मदद की कोई उम्मीद ही नहीं मिली। दिव्या को हालांकि सकारात्मक उत्तर की जरा भी आस नहीं थी, फिर भी हिम्मत बटोरकर एक दिन उसने मोनिका से कह डाला, मोनिका, मुझे भी 10 बजे दफ्तर जाना होता है। मैं चाहती हूँ कि रोटियाँ तुम सेक लिया करो। किचन का बाकी काम मैं भी निपटा लिया करूँगी। तुमसे इतनी मदद मिलने पर दफ्तर जाने के लिए मैं अपनी तैयारी भी सहूलियत से कर सकूंगी। मोनिका बोली, नहीं दीदी। मोनिका ने रूखा सा जवाब दिया, यह मुझसे नहीं होगा। मैं तो सोकर ही सुबह 9 बजे उठती हूँ। नवीन के भी बहुत सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। रोज रोटियां सेकने का जिम्मा मैं नहीं ले सकती। वैसे भी किचन के गोरख धंधे में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारे यहाँ तो नौकर ही सब किया करते थे। मुझे तो आप बख्श ही दीजिए। इसके बाद तो दिव्या ने घर के कामकाज को लेकर चुप्पी ही साध ली। खुद ही गृहस्थी की गाड़ी को एक मशीन की तरह ढोती चली गई। परिवार के बाकी सदस्य तो सब देखकर भी अनजान बन बैठे। इस बीच मौसा जी की एक बात को लेकर घर में मानो भूचाल ही आ गया और कई दिन उसका कंपन थमा ही नहीं। उस दिन मौसा जी ने सहज भाव से इतना ही तो कहा था कि उन्होंने भी दिव्या के लिए एक अच्छा सा लड़का देखा है। लड़का क्लास 2 ऑफिसर है, परिवार भी खानदानी है, आदर्श विचार के लोग हैं, दहेज की मांग भी नहीं है। दिव्या वहाँ बहुत सुखी रहेगी। मौसा जी की बात सुनकर 1 मिनट के लिए तो जैसे घर में सन्नाटा ही छा गया। नवीन और मोनिका एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। दोनों के चेहरों पर हैरानी और परेशानी की गहरी रेखाएं खींचती चली गईं। यह क्या बात लेकर बैठ गए आप मौसा जी? नवीन ने सकुचाते हुए अपनी बात रखी। दीदी तो इस घर की सब कुछ है, वह तो आत्मा है हमारे परिवार की। बाबूजी उन्हीं को तो घर की सारी जिम्मेदारियां सौंप गए थे। अभी नमिता की शादी होनी है। हम पति पत्नी भी अभी ठीक से सेटल नहीं हो पाए हैं। दुनियादारी की हम लोगों को समझ ही कहाँ है। दीदी दूसरे घर अगर चली गई तो इस घर का क्या होगा? हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। मौसा जी मानो हक्के बक्के थे। मोनिका के शब्दों ने तो उन्हें आहत ही कर डाला था। वह तैश में आकर बोली, दीदी यहाँ तो सब हमेशा आप ही संभालती रहेंगी। यह विश्वास करके ही तो मैं नवीन के साथ शादी करने के लिए राजी हुई हूँ। वह हमें अधबीच में छोड़कर इस घर से आप कैसे चली जाएंगी? यह आप साफ साफ सुन लीजिए। मौसा जी, दिव्या को लगा जैसे कई बिच्छुओं ने एक साथ उसके शरीर में अपने जहरीले पैने डंक घुसेड़ दिए हैं और वह चीख भी नहीं पा रही है। मोनिका की बात ने बुजुर्ग मौसा जी के दिल को छलनी कर डाला। एक लंबी जिंदगी देखी है उन्होंने। समझ गए कि माटी के पक्के बर्तनों पर कोई रंग नहीं चढ़ता। बिना कुछ कहे सुने वह तुरंत घर से बाहर हो गए। वह जानते थे कि जिनकी आंखों की शर्म मर जाती है, जिनके मन में मानवीय रिश्तों की कोई कीमत नहीं रहती, ऐसे लोगों को अच्छी नसीहतें देना
रेत का घरौंदा बनाने जैसा है। दिव्या भी वहाँ ज़्यादा देर बैठी न रह सकी। उस दिन के बाद घर में रोज की जिंदगी तो पिछली रफ्तार से ही चलती रही, पर जैसे उसमें जगह जगह स्पीड ब्रेकर खड़े हो गए थे। इन स्थितियों ने दिव्या को काफी दुख कर दिया था। वह चुप चुप रहने लगी। सिर्फ नमिता के साथ ही वह खुलकर बात करती थी। नवीन और मोनिका के साथ उसके संवाद का दायरा काफी सिकुड़ता चला गया था। ज्यादातर वह अपने कमरे में कैदी सी पड़ी रहने लगी थी। कोई कुछ पूछता तो हाँ या ना में जवाब देकर चुप हो जाती थी। जब अकेली होती तो खुद से पूछने लगती कि उसके स्नेह, परिश्रम और त्याग का उसको क्या यही प्रतिफल मिलना चाहिए था। नवीन और मोनिका की निष्ठुरता से जूझते हुए भी दिव्या छोटी बहन के लिए अपनी जिम्मेदारी के बारे में बराबर सचेत रही। वह चुपचाप उसके लिए लड़के की तलाश में लगी रहती। एक अच्छा लड़का उसको पसंद आया। प्राइवेट कंपनी में एग्जीक्यूटिव था। अच्छी तनख्वाह थी, देखने में भी ठीक ही था। परिवार में पढ़ा लिखा और उदार विचारों वाला था। उम्र में 7 साल का अंतर दिव्या की नज़र में ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। अमूमन लड़के और लड़की की उम्र में 5 से 6 साल का अंतर तो आजकल आम बात होती है। दिव्या ने मौसा जी के साथ मिलकर लड़के के बारे में पता किया। लड़के का नाम था कपिल। एक दिन रविवार को दिव्या ने कपिल को अपने घर चाय पे बुला लिया। उद्देश्य था कि वह नमिता को ठीक से देख ले, आपस में जो भी पूछताछ करनी हो कर ले। बाकी बातें तो कपिल के माता पिता से मिलकर उसको स्वयं ही तय करनी है। मौसा जी और मामा जी को भी अपने साथ ले लेगी। नवीन और मोनिका को इस बात की भनक लग चुकी थी, पर दिव्या ने इस काम में उनकी कोई भूमिका तय नहीं की थी, इसलिए वे दोनों चुप थे। कपिल वक्त का पाबंद निकला। शाम के 5 बजे तक वह पहुंच गया। एक सलोना सा युवक भी साथ में था उसके। कपिल जी, एक बात पूछूं? दिव्या ने शुरुआत की। आप पिछले कुछ दिनों से मेरे दफ्तर में खूब आ जा रहे हैं, कोई काम तो वहाँ नहीं अटका है आपका? तो मुझे बताइए। कपिल ने कहा, जी नहीं, कोई काम नहीं अटका, यूं ही आ जाया होऊंगा। दिव्या, आप सरीखा समझदार आदमी किसी सरकारी दफ्तर में यूं ही चक्कर काटेगा, यह बात मेरे गले नहीं उतर रही है। कपिल बोला, समझ आने पर बात आपके गले उतर जाएगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। अभी तो बस इतना ही बताइए कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, मेरे लिए क्या आज्ञा है। दिव्या ने जांच लिया कि लड़का सचमुच तेज है, उसको बातों में भरमाया नहीं जा सकता। सो बिना भूमिका के उसने काम की बात शुरू कर दी। आजकल शादी ब्याह के मामले में आगे बढ़ने के लिए पहली और सबसे जरूरी औपचारिकता है लड़का लड़की के बीच सीधा संवाद। मैं चाहती हूँ कि आप कमरे में जाकर नमिता से बात करें, जो पूछना हो पूछ लें और जो बताना हो वह बताएं। कपिल बोला, मैं भला क्यों करूँ यह सब, पूछताछ नमिता से? कपिल ने शरारती लहजे में कहा, आपको नमिता को अपने लिए चुनना है, इसलिए नमिता से पूछताछ आप नहीं करेंगे तो भला कौन करेगा? दिव्या पशुपेश में पड़ गई। सच बात तो यह थी कि कपिल की पहेली को वह समझ ही नहीं पा रही थी। आपसे यह किसने कह दिया कि नमिता को मुझे अपने लिए चुनना है? कपिल जी, आपका आज यह क्या हो गया है? आपको कैसी उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं आप? कपिल, मेरी बात तो एकदम सीधी सीधी है दिव्या जी। सीधी किस तरह है? मैंने नमिता के बारे में तो आज आपको यहाँ बुलाया है, आप यह बेकार का कंफ्यूजन क्यों पैदा कर रहे हैं? कपिल, कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है, मैं तो बस आपसे बात करने आया हूँ। दिव्या, मतलब? कपिल, यही कि मुझे तो जिंदगी में एक का चुनाव करना था, सो मैंने कर लिया है। दिव्या ने हैरान होकर पूछा, किसका? दिव्या जी का, नमिता जी की बड़ी बहन का। दिव्या को लगा जैसे वह आसमान से गिर पड़ी है। एक बार तो उसे महसूस हुआ कि कपिल उसके साथ ठिठोली कर रहा है, पर उसके हाव भाव से तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। वह बोली, यह क्या गजब कर रहे हैं आप? मैं इतनी स्वार्थी नहीं हूँ कि अपनी लाडली बहन के सौभाग्य का सिंदूर झपटकर अपनी मांग में सजा लूं। नमिता मेरी छोटी बहन ही नहीं, मेरी प्यारी बेटी भी है। माँ के देहांत के बाद मैंने प्यार दुलार देकर उसे बड़े जतन से पाला है। मैं उसके साथ ऐसा अनर्थ तो सपने में भी नहीं कर सकती।
दिव्या की आंखों में आंसू छलछलाए। सारा वातावरण संजीदगी से भर गया। कपिल ने बात को स्पष्ट करते हुए कहा, दिव्या जी, आप सच मानिए, पिछले 1 महीने से मैं आपके बारे में ही सारी जानकारी इकट्ठी करने में लगा था। उसी की खातिर आपके दफ्तर भी जाया करता था। आपके साथ घोर अन्याय हुआ है, फिर चाहे वह हालात ने किया हो, आपके पिता ने या फिर आपके भाई ने। आपने अपने परिवार के लिए जो तपस्या की है, उसके एवज में तो आपको वरदान मिलना चाहिए था। पर सब जानते हैं कि अब तक अभिशाप ही आपके पल्ले पड़ा है। क्या अपनी गृहस्थी बसाने का आपका कोई सपना नहीं है? सच सच बताइएगा। दिव्या ने संयत होते हुए कहा, वह सब तो ठीक है, पर नमिता के सौभाग्य को अपने सपने पर कुर्बान करने के लिए मैं न तो कल तैयार थी और न आज तैयार हूँ। उसे मैं जिंदगी भर कुछ न कुछ देते ही रहना चाहती हूँ। उसके अधिकार की कोई वस्तु छीनना मुझे कतई गवारा नहीं है। यह मुझसे कभी नहीं होगा। आप यहाँ से जा सकते हैं। आपका प्रस्ताव मुझे कतई मंजूर नहीं है, क्योंकि मैंने आपको अपनी बहन नमिता के लिए चुना था। आपको मेरा प्रस्ताव मंजूर हो या ना हो, पर हम तो इस घर से जल्दी ही 2 दुल्हनियां लेकर जाएंगे। कपिल ने वातावरण को हल्का बनाने की गरज से कहा। दिव्या बोली, मेरे जीते जी तो यह कभी नहीं होगा। कपिल बोला, जरूर होगा। इस घर से एक दिन 2 दूल्हे 2 दुल्हनियां लेकर ही विदा होंगे। दिव्या जैसे सोते से जाग उठी, पूछी, और वह दूसरा लड़का? यह रहा। साथ में बैठे सलोने युवक की ओर इशारा करते हुए कपिल ने जवाब दिया। और इन दोनों को किसी कमरे में जाकर आपस में पूछ परख करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी दिव्या जी। दिव्या ने पूछा, क्यों? क्योंकि ये दोनों कॉलेज के सहपाठी हैं, एक दूसरे को खूब जानते हैं, साथ साथ जीने मरने की कस्में भी खा चुके हैं बहुत पहले। पर ये है कौन? परिचय तो दीजिए इनका। दिव्या ने फिर पूछा। अचानक नमिता ड्राइंग रूम में आई। वह पास के कमरे में दिव्या और कपिल की बातें कान लगाए सुन रही थी। मैं देती हूँ इनका परिचय नमिता दीदी। दीदी, इनका नाम विकास है और यह कपिल जी के चचेरे भाई हैं। डिग्री कॉलेज में 3 साल हम क्लासमेट रहे हैं। मेलजोल अभी भी है। दोनों ने साथ साथ जीवन का सफर तय करने का फैसला बहुत पहले ही कर लिया था। लेकिन पगली, इस बारे में मुझे तो बताती, मैं तेरी दुश्मन थोड़ी ही हूँ। दिव्या ने नमिता को अपने पास सोफे पर बिठाते हुए कहा। दीदी, आप वैसे भी इन दिनों काफ़ी परेशान रहती हैं। मैं विकास और अपने बारे में आपको बताकर आपकी परेशानियों को और बढ़ाना नहीं चाहती थी। मैंने आपसे यह बात छिपाने की गलती की है। मुझे माफ़ कर दीजिए दीदी। इसमें माफ़ी जैसी कोई बात नहीं है मेरी प्यारी बहन। तूने जो भी किया अपना समझ से अच्छा ही किया है। विकास जी, इस बारे में आपको कुछ कहना है या फिर फैसला सुना दिया जाए? मुझे कुछ नहीं कहना। जो कहना था वह नमिता कह चुकी है। दिव्या जी, आप तो बस फैसला सुना दीजिए, विकास बोला। कपिल जी ने ठीक ही कहा है। इस घर से जल्दी ही 2 दूल्हे 2 दुल्हनियां लेकर विदा होंगे। इतना कहकर दिव्या ने नमिता को गले लगा लिया। आज बरसों बाद दिव्या की सूखी आंखों में खुशी के आंसू छलछलाए। उसे लगा आज पहली बार कुदरत ने उसके साथ इंसाफ किया है। इस तरह अचानक मिले इंसाफ से कितनी खुशी होती है, इसका एहसास भी उसे आज पहली बार हुआ। उधर मोनिका और नवीन भी यह सारी बातें सुन रहे थे और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने भी दिव्या से माफ़ी मांगी और सब खुशी खुशी राजी हो गए इस शादी को लिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।